जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड के इस आखिरी टी20 मुकाबले में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ अब हम पिच रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ का पिच रिपोर्ट पे सब कुछ इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि यूज्ड पिच रहेगी या फिर न्यू पिच रहेगी, इसलिए आप टॉस के बाद जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर यूज्ड पिच रहेगी तो फिर से हमें स्पिनर्स को मदद देखने को मिलेगी, जैसे कि सेकेंड टी20 इंटरनेशनल में देखने को मिला था। लेकिन अगर फ्रेश पिच रहती है तो फिर से डेवन कॉनवे, मार्टिन गप्टिल भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रोक मेकर्स जैसे कि ओडियन स्मिथ थे, रोमारो शेफर्ड थे, उन्होंने आखिर में अच्छी पारियां खेली थी। उनका चलने का बस हम देख सकते हैं शार्मा ब्रूक्स के साथ। इसी के साथ पिच रिपोर्ट यहाँ पर एवरेज स्कोर 160 से 180 रहा है। बैटिंग फर्स्ट का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है, लेकिन यहाँ का एवरेज स्कोर हम अगर आगे भी ऑब्जर्व करते हैं तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर ज़्यादा है सेकंड इनिंग के मुकाबले में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें सीधा पता चल रहा है कि स्कोर चेस होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारे फर्स्ट इनिंग्स में ही हम ज़्यादा बैट्समैन को पिक करके चले और सेकंड इनिंग्स में बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट दिखाए। ये आज के लिए प्रो फैंटेसी टिप रहेगी। आपके लिए लाए हैं ये नया स्टार्ट, जहाँ पर 18 मैचेस हुए हैं हेड टू हेड में, जहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी रहा है। उन्होंने 11 मैचेस जीते और इस सीरीज में भी वैसा ही देखने को मिला है। और ऐसे भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर न्यूजीलैंड फिर से पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर से न्यूजीलैंड ही इस मुकाबले को जीत सकती है। अगर वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर प्रेडिक्शंस अलग हो जाएंगे। दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। काइल मेयर, शार्मा ब्रूक्स। मुझे तो लगता है शार्मा ब्रूक्स पर अगर कम भरोसा दिखाया गया तो ब्रैंडन किंग को भी टीम में लाया जा सकता है। डेवन थॉमस विकेट कीपिंग करते हैं, हालांकि बैटिंग से उतना अच्छा खासा प्रभावित नहीं किया है। निकोलस पूरन कप्तान, शिमरन हेटमायर, रोहमन पॉल, जेसन होल्डर और रोमारो शेफर्ड, ये दोनों हमें डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। ओडियन स्मिथ भी उन्हीं के साथ रहेंगे और रॉबर्ट मकॉय जो हमारे डिफरेंशियल पिक रहे थे पिछले मुकाबले में भी। मैंने बताया था कि अगर यूज पिच रहेगी तो फिर ऑफ कटर्स उनके अच्छे खासे आपको विकेट्स लेकर दे सकते हैं, और वैसा ही हुआ। इसी के साथ मार्टिन गप्टिल और डेवन कॉनवे, ये इनकी ओपनिंग जोड़ी रहेगी न्यूजीलैंड की तरफ से। मार्टिन गप्टिल का बल्ला खामोश रहने की यही वजह है कि यहाँ की पिचेस थोड़ी स्लो रहती है। इसके साथ केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, उनके बाद आते हैं जेम्स नीशम, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, ये अच्छी खासी लोअर ऑर्डर की बैटिंग करके दे सकते हैं। मिचेल सैंटनर अगर यूज्ड पिच रहेगी तो फिर से हमारे ट्रम्प पिक बनते रहेंगे। ईस्ट सूडी, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, इन्होंने अच्छे खासे मुकाबले के नहीं खेले हैं इस साल, लेकिन फिर भी ये न्यूजीलैंड के मेन बॉलर्स रहेंगे। और अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो आप टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर फोकस करके चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टिम साउदी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो अपने ऑफ कटर से आपको फिर से विकेट लेकर दे सकते हैं। उन्हें कैप्टनसी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके साथ अब हम लाए हैं आपको वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स सारे प्लेयर्स के। ब्रैंडन किंग, इन्हें मौका मिलने की संभावना है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 3 मैचों में उनके 24 रन रहे हैं, हालांकि हेड टू हेड में उन्होंने अच्छा खासा इंप्रेस नहीं किया है। काइल मेयर्स का भी एवरेज सीरीज रहा है, हालांकि पहले ओवर हमेशा वही डाल रहे हैं दोनों मुकाबलों में। शार्मर ब्रूक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं अगर फ्रेश पिच रही तो, क्योंकि वो टिक कर खेलते हैं, अपनी विकेट आसानी से नहीं देते। निकोलस पूरन, अगर स्ट्रोक मेकिंग को फायदेमंद पिच रही तो फिर से वो आपको निकोलस पूरन आपके कैप्टनसी के लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, क्योंकि अगर न्यू पिच रहती है तो फिर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं रहती, स्लगिश पिच नहीं रहती है, पेसर्स का बॉल अच्छे से बैट पर आता है, और तब निकोलस पूरन, रोमन पॉवल, शिमरन हेटमायर ऐसे पावर हिटर्स अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अब न्यू पिच ही रहेगी इस मुकाबले के लिए। देखते हैं फिर कैसा रहता है, मैच के पहले हम आपको बता देंगे। इस ग्राउंड पर किसी भी वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने उतना इंप्रेस तो नहीं किया है, लेकिन हालांकि गेंदबाजों ने, जेसन होल्डर ने, ओबेड मकॉय ने अच्छे खासे विकेट्स हमें लेकर दिए है, इसलिए इन दोनों गेंदबाजों पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ओडियन स्मिथ, ये भी सीधा डेथ ओवर्स में और मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, इसलिए इन्हें भी आप कैप्टनसी के लिए चॉइस कंसिडर कर सकते हैं। जीएल में अगर आप इन्हें कैप्टन बना रहे हैं तो न्यूजीलैंड की मिडल ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उन्हें आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, मार्टिन गप्टिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? मार्टिन गप्टिल का बल्ला फिर से खामोश रहने की संभावना लग रही है मुझे, अगर फ्रेश पिच नहीं होती है तो। हालांकि अगर फ्रेश पिच कहा जाता है टॉस के दरमियान, आप दोनों कप्तानों के ओपिनियंस के ऊपर खासा ध्यान रखिएगा, या फिर जीएल की कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते समय फ्रेश पिच और स्लो पिच ऐसे दोनों नजरिए से पिच टीम्स बनाइएगा। अगर फ्रेश पिच रहती है तो मार्टिन गप्टिल आपके लिए सबसे सरप्राइज पिक बन जाएंगे। डेवन कॉनवे फिर से अच्छी अच्छी खासी 30-40 रन की पारी खेलते हुए दिख सकते हैं। केन विलियमसन, जैसा कि मैंने बताया था कि उनकी पारियां अच्छी तो रही थी पहले मैच में, लेकिन फिर भी मैं उनका उतना ज़्यादा बड़ा एडवोकेट नहीं रहा हूँ उन्हें कैप्टनसी के लिए कंसिडर करने का। और वजह सिंपल है, जैसा कि आपने देख लिया, विराट कोहली जैसा ही इनका दौर चल रहा है। इन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बावजूद भी एक कड़ाकेदार चौका भी मारा था पिछले मैच में, लेकिन फिर भी उन्होंने फेंट निक दे दी कीपर को। इसलिए इस वजह से केन विलियमसन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाया जा सकता। ग्लेन फिलिप्स हेड टू हेड और ग्राउंड रिकॉर्ड दोनों में भी कड़ाकेदार फॉर्म में है, इसलिए ग्लेन फिलिप्स को भी आप कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। मैंने इन कैप्टनसी कैंडिडेट सेकंड ओडीआई में, सेकंड टी20 में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि माइकल ब्रेसवेल को टीम में लिया गया है, इसलिए उनकी गेंदबाजी तो नहीं आने वाली ग्लेन फिलिप्स की, क्योंकि वो भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक डालने वाले। इसलिए बल्लेबाजी से उतना खासा उनका मौका आएगा या नहीं, इसके इसके वजह से मैं थोड़ा सा आशंक था। लेकिन अगर इनकी बल्लेबाजी आने वाली है जैसे कि आई थी सेकंड डे टी20 नेशनल में, तो फिर से आपको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके देंगे। इसी के साथ डैरिल मिचेल अंडररेटेड पिक रहते हैं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी भी
कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं और मोस्ट प्लेयर्स का मतलब निग्लेक्टेड पिक रहते हैं, इसलिए डेरिल मिचेल भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं। उसी के साथ जेम्स नीशम लोअर ऑर्डर में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो करेंगे। जेम्स नीशम को तो मैं हाईली रेट करता हूँ, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की सेकंड बल्लेबाजी हुई तो फिर इनका चांस आने की संभावना भी कम रहेगी अगर स्कोर कम रहेगा तो। और अगर पहले बल्लेबाजी हुई और यूज्ड पिच रही तो फिर से इनकी चलने की संभावना कम ही रहेगी। जेम्स नीशम पर मैं उतना भरोसा नहीं दिखा रहा हूँ इस मैच के लिए। फिर आते हैं हमारे 3 स्पिनर्स न्यूजीलैंड की तरफ से, मिचेल सैंटनर, ईश सोडी और माइकल प्रेसवेल। ये तीनों भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। हालांकि ईश सोडी को दिखाने के लिए उतने विकेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर ओवर्स डाल रहे हैं। इसलिए इन तीनों को आप टीम में लेकर ही चलिएगा। फ्रेश पिच होने के बावजूद मिचेल सैंटनर ने पहले मुकाबले में 3 विकेट लिए थे, इसलिए मिचेल सैंटनर हमारे लिए रिलायबल पिक रह सकते हैं स्मॉल लीग में कैप्टनसी के लिए। उसी के साथ माइकल ब्रेसवेल और ईश सोडी थोड़ी रिस्की पिक्स रहेंगे कैप्टनसी के लिए। फिर भी ये बात मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि माइकल ब्रेसवेल का मैचअप लेफ्ट हैंडर्स के साथ है। अगर वेस्ट इंडीज के लेफ्ट हैंडर्स चल जाते हैं जैसे कि काइल मैथ्यू या निकोलस पूरन, तो माइकल ब्रेसवेल को विकेट मिलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। फिर भी आप माइकल ब्रेसवेल को टीम में रख के चलिएगा। ग्रैंड लीग में उन्हें कप्तानी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम टिम साउदी की तरफ चलते हैं, टिम साउदी मेरे लिए इस मुकाबले में अगर मैं आपको एक जीएल की कैप्टनसी पिक बतानी होगी बाकी के कैप्टनसी पिक्स छोड़ने के बाद, तो फिर मैं टिम साउदी को ही बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा फॉर्म तो इस साल नहीं दिखाया, हालांकि मैचेस भी बहुत कम खेले, लेकिन फिर भी ट्रम्प कार्ड पिक और मोस्ट निगलेक्टेड पिक के तौर पर टिम साउदी मैं आपको इस मैच के लिए बैक कर रहा हूँ उन्हें कैप्टनसी के लिए। उसी के साथ ट्रेंट बोल्ट और फिर लॉकी फर्ग्यूसन आ जाएंगे तो आ जाएंगे टीम में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा पिछले मैच की स्पिनर्स की गेंदबाजी देखने के बाद। तो फिर हम अब बढ़ते हैं ड्रीम इलेवन के प्लेटफॉर्म की तरफ। वहां पर मैं आपको और टिप्स दे दूंगा फैंटेसी की कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ अब हम हमारी पिक्स लेना शुरू कर देते हैं वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के लिए। जीएल की टिप्स भी बताते रहूंगा, नोट कीजिएगा। निकोलस पूरन में जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है, इसलिए ज्यादा लोग इन पर बेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डेवन कॉनवे के साथ आप निकोलस पूरन को जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि निकोलस पूरन एक ऐसे बल्लेबाज है जिनका कुछ प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता। इसलिए निकोलस पूरन को आप टीम में ट्राई कीजिएगा। अगर वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर तो आपके लिए मस्ट पिक बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही धुआंधार पारी खेलेंगे अगर न्यू पिच रही तो। ये सारे प्रेडिक्शंस में न्यू पिच के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर फिर से यूज्ड पिच रही तो फिर से सेकंड T20 इंटरनेशनल की ड्रीम टीम ही आपको अच्छा खासा मुकाबला करके देगी, क्योंकि फिर न्यूजीलैंड के वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है वो फिर से नहीं चलेंगे और न्यूजीलैंड की तरफ से 2-3 अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन आने के बाद वो मैच को विन कर सकते हैं। इसलिए निकोलस पूरन को पिच के हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। इसी के साथ मार्टिन गप्टिल, इनके ऊपर इस मैच में बैट लिया जा सकता है, क्योंकि इनका ये दौरा शांत रहा है, लेकिन फिर भी ये इनका ऐसा कुछ नहीं है कि स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, लेकिन फिर भी स्ट्रोक प्ले के लिए अच्छी पिच रहेगी तभी ये आपको कमाल करके देंगे। केन विलियमसन अभी के लिए मैं इन्हें टीम में पिक तो कर रहा हूँ, वेस्ट न्यूजीलैंड की पहली बल्लेबाजी होगी इस हिसाब से, लेकिन फिर भी देखते हैं, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो फिर मत भूलिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और इस टीम से, इस वीडियो से सिर्फ आप जीएल के पिक्स लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ ग्लेन फिलिप्स और वेस्ट इंडीज के अगर 2 प्लेयर बैक करने हो तो फिर मैं शिमरन हेटमायर और शार्मा ब्रुक्स को ज्यादा बैक करूंगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, शार्मा ब्रुक्स ने फ्रेश पिच पर पहले ड्रीम टीम वाला काम करके दिया था पहले T20 इंटरनेशनल में, और ये अच्छे खासे जमाइका के लिए सीपीएल भी खेलते हैं। ये जमाइका के लिए सीपीएल खेलने की वजह से मैं इन्हें ज्यादा बैक कर रहा हूँ कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं हमें, इसलिए ये सरप्राइज पिक के तौर पर अच्छे रहेंगे। इसी के साथ शिमरन हेटमायर, अगर आपको याद हो 50-20 इंटरनेशनल इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, जहाँ पर स्पिन को असिस्टेंस था, यूज्ड पिच ही था, लेकिन फिर भी शिमरन हेटमायर ने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन करके दिया था, इसलिए ये 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स बन जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं शार्मा ब्रुक्स को ही टीम में रख रहा हूँ, लेकिन फाइनल जीएल के लिए मैंने आपको ये टिप बता दी है। इसी के साथ ऑलराउंडर सेक्शन में से माइकल प्रेसवेल मेरी टीम में आ जाते हैं, मिच सैंटनर भी मेरी टीम में आ जाते हैं। रोमारियो शेफर्ड, ये बैटिंग बहुत ही अच्छी कर रहे हैं आजकल, लेकिन इनकी बॉलिंग इनका साथ नहीं दे रही है, और ये अटैकिंग ओवर्स भी नहीं डाल रहे हैं, पावर प्ले में डाल रहे हैं और मिडल ओवर्स में डाल रहे हैं, जहां पर ज्यादा लोग अटैक करने की नहीं सोच रहे, लेकिन फिर भी आप रोमारियो शेफर्ड को टीम में लेकर चलिएगा। जीएल के तौर पर तो ये अच्छे खासे पिक बन के सामने आएंगे हमारे लिए। डेरिल मिचेल भी हमारे लिए ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे, और रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर में से आपको एक पिक करना रहेगा, तो फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि रोमारियो शेफर्ड को ही पिक कीजिएगा। जेसन होल्डर को आप तभी ट्राई कीजिएगा जब आपको लगता हो कि आखिर में वो डेथ में विकेट्स ले सकते हैं और अपोजिशन की कमर तोड़ सकते हैं आखिर में आकर, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेथ में विकेट्स नहीं मिलेंगे और न्यू गेंद से जेसन होल्डर आपको विकेट्स लेके देने वाले, तो ऐसा नहीं होने वाला। और बैटिंग में इनका फॉर्म इतना बुरी तरह से डिमिनिश हुआ है कि इनके बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 7-8 मैचों में नहीं देखने को मिले, इसलिए मैं रोमारियो शेफर्ड को फिर से बैक कर रहा हूँ इस मैच के लिए भी।
इसी के साथ ओबेड मोकॉय फिर से मेरे पिक में आ जाएंगे। ओबेड मोकॉय उनके साथ ईसोडी को मैं बहुत ही हाईली रेट करता हूँ। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स लेग स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते हैं। जैसा कि हमने देखा था रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने विकेट्स लिए थे। ईसोडी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और उनका ओवरऑल T20 रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत ही अच्छा है। इसलिए ईसोडी को आप अगर सेकंड गेंदबाजी रही न्यूजीलैंड की या फिर फर्स्ट गेंदबाजी भी रहती है यूज पिच के ऊपर या फिर फ्रेश के पिच के ऊपर सेकंड गेंदबाजी, तो आप ईसोडी को कैप्टनसी के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। जेएल में इन्हें जरूर कैप्टन कीजिएगा। और तब वेस्ट इंडीज के सारे प्लेयर्स को, बैट्समैन को भी आपने नहीं लिया अपनी टीम में तो भी चलेगा, क्योंकि ये इतना दमखम रखते हैं कि अपोजिशन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसके साथ अब हम वेस्ट इंडीज का और एक प्लेयर लेना बनता है, इसलिए आप ओडियन स्मिथ को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको चॉइस मिलती है न्यूजीलैंड का एक प्लेयर ड्रॉप करना है तो डैरेल मिचेल की जगह टिम साउदी को टीम में लीजिएगा। या फिर यहाँ से अगर हो सके तो माइकल ब्रेसवेल या डैरेल मिचेल इनमें से एक को ड्रॉप कीजिएगा। अगर फर्स्ट गेंदबाजी न्यूजीलैंड की रहती है तो फिर आप माइकल ब्रेसवेल को सीधा सीधा ड्रॉप करके चल सकते हैं। गेंदबाजी में तो वो उतना कमाल नहीं कर सकते। फिर ये रही मेरी अभी के लिए की टीम। इसे आप जीएल में भी ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल को चूज किया है डैरेल मिचेल की जगह, क्योंकि गेंदबाजी तो नहीं आएगी और बैटिंग भी बहुत लोअर डाउन द ऑर्डर आएगी। इससे अच्छा माइकल ब्रेसवेल आपको चेजिंग के समय बैटिंग से विन करके दे सकते हैं। लेकिन बॉलिंग से इन्हें मैंने पहले ही बता दिया है कि बॉलिंग से इनकी फर्स्ट इनिंग्स में उतनी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। सेकंड इनिंग्स में हालांकि आपको वहाँ पर भी विन करके दे सकते हैं बॉलिंग से। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है और फ्रेश पिच रहती है तो फिर माइकल ब्रेसवेल को ड्रॉप कीजिएगा और डैरेल मिचेल को टीम में लीजिएगा। स्मॉल लीग की पिक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्मॉल लीग की टीम भी, तो फिर मत भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और उसी के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, लाइक ठोकिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपको नॉलेज से हेल्प भी मिल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।